Hello, good morning to all. Am I audible to you? Good morning, ma'am. हाँ जी. All right, we have 37 participants. हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं. स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जो मेरी प्रेजेंटेशन स्क्रीन है उसे पिन कर लीजिए आप लोग. Okay. Now let's start with the languages. What we have covered yesterday. Okay. ठीक है. We have covered till alphabets and strings. हमें पता है कि जो सबसे माइन्यूट यूनिट होगा जहाँ से लैंग्वेज क्रिएट होगा दैट इज अल्फ़ाबेट, और उन अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन से जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी टिल द टाइम वी आर टेकिंग ऑल दो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. अच्छा, हमने लास्ट टाइम एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर सेट है, उस सेट को हम लोगों ने एक अल्फ़ाबेट सेट है लाइक दिस, और इस चीज़ की अगर मुझे लैंग्वेजेस क्रिएट करने हैं, एक हो गया जिस स्ट्रिंग में, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ साइज 1, देन सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेट्स से साइज 2, and so on. The set of all of these strings, that means if I would say that sigma raised to the power 0, sigma power 1, and sigma power 2, and so on up till sigma raised to the power n. What is this thing called? Yes, in the chat box please. और आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए. मेरे पास एक सेट है, एक अल्फ़ाबेट सेट है, उसमें से मैंने सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाए. उन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में से अलग अलग लेंथ के स्ट्रिंग्स जो हैं वो पॉसिबल हैं. वन इज विद जीरो लेंथ, दैट इज एप्सिलॉन. नेक्स्ट इज विद वन लेंथ, ए एंड बी. नेक्स्ट इज विद लेंथ ऑफ टू, ए बी ए एंड डबल बी, and so on. What is this whole set is known as? Yes, please. Yes, Dimple. That is actually sigma star, sigma raised to the power star. And what if I delete the epsilon from this, and from sigma raised to the power 1 till sigma raised to the power n, if I take this set, then it will be known as plus. Very well. Sigma plus. So now what we will see that from that set that we have discussed, from this set, if I am going to take a subset of these sets, any of these sets, then it is going to be termed as my language. Okay, so this is how we can relate our alphabet and then our strings. That means string is actually a set of alphabet, and set of strings is known as further languages. ठीक है. अब जो आपके ऑटोमेटा की टर्म में लैंग्वेजेस आते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली लैंग्वेजेस होती क्या है. अगर हम लोग बोलेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस दैट एग्जिस्ट, सो वी हैव फर्स्टली वी हैव कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस. जैसे अभी हम लोग लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं या फिर आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ रहे हो, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज जो कि हमारे कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है. नेक्स्ट इज द वन विच इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम लोग
कंप्यूटर्स के साथ या किसी मशीन के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं या फिर उसे बताते हैं कि दिस इज माय प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व इट इन दिस पर्टिकुलर वे। एंड द थर्ड वन इज जिन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस या सिंटैक्टिकल लैंग्वेजेस। जब आप लोग अपना एक कोई भी प्रोग्राम किसी भी मशीन को देते हो, किसी भी कंपाइलर को देते हो, तो वो क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे उस कंपाइलर में, कि उसने पहले एक लेक्सिकल एनालाइजर किया, सिंटैक्टिकल एनालाइजर किया, पार्सिंग चेक किया, और उसके बाद उसने आपको आपका रिजल्ट बताया कि बेस्ड ऑन योर लैंग्वेजेस और उसके रूल्स, उसके अकॉर्डिंग क्या ये प्रोग्राम सही है या नहीं, और दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट दैट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम दैट। अब उस कंपाइलर को भी किसी ने डिजाइन किया होगा, तो कंपाइलर में वो सारे सेट ऑफ रूल्स लिखे हैं कि आपको अगर कोई लैंग्वेज दी जाती है, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कंपाइलर को मैंने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी तो वो उसके साथ कैसे डील करेगा, दैट इज द वन विच इज नोन एज फॉर्मल लैंग्वेज और सिंटैक्टिक लैंग्वेज। ओके, तो अब हम अगर बात करें हमारी नॉर्मल लैंग्वेजेस की, जो कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेजेस हैं, तो हमेशा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में एक टर्म आता है हमारे पास, दैट इज एम्बिगिटी। कम्युनिकेटिव लैंग्वेजेस में बहुत सारी एम्बिगिटीज होती हैं, कि अगर आपके पास सपोज एक सेंटेंस आए, तो उस सेंटेंस के मल्टीपल नंबर ऑफ मीनिंग्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अगर अब ये हो सकता है कि अगर मैंने आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, मैंने उसको आपको प्रोनाउंस करके नहीं दिखाया, इसका मतलब आपको नहीं पता कि कहाँ पे एक पॉज लेना है और कहाँ पे उस चीज को रिपीटेटिवली बोलना है, तो आपको नहीं पता चलेगा व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ओके, अगर यहाँ पे हमने सिंपली लिखा है कि यू शुड ब्रिंग एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, तो हमें पता है कि यू हैव टू ब्रिंग ईदर ऑफ देम, ईदर एप्पल और ऑरेंज और बनाना और ऑल ऑफ देम, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया यू शुड ब्रिंग एप्पल और ऑरेंज एंड बनाना, अब इस चीज की एम्बिगिटी कहाँ से पता चलती है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। लाइक इट कैन बी, you have to choose between apple or orange and banana, or it can be apple or orange and banana। अब आपको इस चीज का समझ आ रहा है, इस और एंड को एंड और गेट के साथ कंपेयर कर लीजिए, कि अगर और है तो इसका मतलब ईदर ऑफ दिस, एंड का मतलब है बोथ ऑफ दिस शुड बी देयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एम्बिगिटी आ जाती है कि एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हो, व्हाट क्वांटिटी ऑफ विच फ्रूट डू यू वांट। So this sort of ambiguity can occur in our communicative languages। लेकिन जो हमारी formal languages होती हैं वहाँ पे जो syntax प्लस ग्रामर जो है वो फिक्स्ड होता है, कि फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग या फिर फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इसका एक ही मीनिंग होगा, इसमें कोई भी एम्बिगिटी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे कंपाइलर को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये आपको, इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन हो? ओके जी, सो दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू द लैंग्वेजेस, अब हम लोग बात करेंगे सिंपल फॉर्मल लैंग्वेजेस की। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि लैंग्वेज इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट फर्दर पार्ट्स। हर एक लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ सिंटैक्टिकल रूल्स होंगे प्लस कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होंगे। सिंटेक्स जो है वो हमें ये बताएगा कि क्या जो भी आपने लैंग्वेज का एक पैटर्न डिजाइन किया है, जैसे अगर मैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो वहां पे जरूरी होता है कि सब्जेक्ट, देन योर वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट शुड बी देयर। ये उनका एक बेसिक रूल है। ठीक है, इसके बिना अगर आप लोग नरेशन चेंज करते हो तो दैट दोज रूल्स कैन वेरी, वो वेरी भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिंटेक्सेस हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको वो लैंग्वेज जो है वो लिखनी होती है। फर्दर हमें चेक करना होता है ग्रामर। कभी कभी क्या है कि आपके सेंटेंस का सिंटेक्स जो है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जिनके अकॉर्डिंग आपने उस सेंटेंस को लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम उस चीज का मीनिंग निकालते हैं, ग्रामेटिकल मीनिंग निकालते हैं, दैट डजंट मेक अ सेंस। अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, दैट द माउस रोट अ पोएम। अब यहाँ पे एक हमारे पास सब्जेक्ट है, द माउस, रोट इज द वर्ब एंड अ पोएम इज एन ऑब्जेक्ट। सिंटेक्टिकली दिस इज करेक्ट, बट अगर हम ग्रामर चेक करें तो दिस डजंट मेक अ सेंस, दिस कांट बी पॉसिबल। तो इसीलिए दोनों चीजें जो हैं हमें कंसिडर करना है और देन वी हैव टू डिसाइड वेदर दिस इज अ वैलिड सेंटेंस और नॉट। Similarly, in formal languages, we are going to have a certain set of rules, and जनरली हम लोग अपनी फॉर्मल लैंग्वेजेस को ग्रामर के थ्रू ही, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेजेस, उनके थ्रू ही हम लोग क्या है डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं। एक है कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज गिवन है, आपको चेक करना है कि क्या वो ग्रामेटिकली सही है या नहीं। और दूसरी चीज कि आपके पास कुछ सेट ऑफ वर्ड्स गिवन है और आपको यूजिंग ग्रामर उसके थ्रू एक लैंग्वेज या एक सेंटेंस जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, एक एक बार एग्जांपल के लिए अगर मैं इस चीज के साथ कंपेयर करूं कि फर्स्ट थिंग आपके पास ये सेंटेंस है, आपको ग्रामेटिकल या सिंटैक्टिकल रूल्स के थ्रू चेक करना है कि क्या ये सेंटेंस वैलिड है या नहीं। सिमिलरली विद मशीन्स, कि मशीन को कोई इनपुट दिया और आपको वो चेक करना है कि क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। दूसरा चीज कि आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, द अलग है, माउस अलग है, रोट अलग है, पोएम अलग है, और इनके साथ कुछ और वर्ड्स भी हैं। आपको इनके कॉम्बिनेशन से डिजाइन करना है कि कौन कौन सी लाइंस या कौन कौन से सेंटेंसेस जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। सिमिलरली जो चीज हमने पहले की है कि मेरे पास ए और बी वर्ड्स हैं, मैंने बता दिया कि मुझे लेंथ ऑफ 2 के स्ट्रिंग्स चाहिए और उनके थ्रू हमने जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स थे वो जनरेट किए खुद ब खुद। So these sort of two problems are there which our machine can solve actually. ओके, सो हियर वी से कि एक ग्रामर जो है, ग्रामर आपको क्या बताती है, आपको कुछ ट्रांजिशंस बताएगी कि अगर आप बोलो कि आप रूट पे हो, आप रूट पे हो तो रूट के बाद आपके पास फर्दर टू सब ऑप्शंस हैं। उन अब आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसा सेंटेंस जो है क्रिएट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस ट्री की कौन सी ब्रांच पे जाना चाहते हो। एंड फर्दर गोइंग ऑन दैट आपके पास इनके जब हम बोलते हैं कि एट द बॉटम ऑफ द ट्री, बिल्कुल बॉटम पे जाके जब आपके पास सिर्फ लीफ नोड्स रह जाएंगी, दैट विल क्रिएट योर एक्चुअल सेंटेंस। आपको रूट से स्टार्ट करना है, रूट से जो है पार्ट्स डिवाइड होते जाएंगे एंड एट द लीफ नोड्स वी हैव दैट एक्चुअल सेंटेंस। इस चीज को हम आगे जाके एग्जाम्पल में देखेंगे। एंड एक और चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दैट सबसे पॉपुलर वे जो है एक फॉर्मल ग्रामर को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज अ रिकर्सिव वे। रिकर्सिवली हम हमेशा क्या है अपनी ग्रामर्स को बताते हैं कि अगर मैंने बताया कि जी ग्रामर है, जी से एक पार्ट जी क्रिएट हो सकता है और एक पार्ट है ए बी ए। तो फर्दर ए बी ए इज फिक्स्ड। आप आगे अपने जी को या तो एप्सिलॉन करके वहीं पे एंड कर सकते हो या फिर उसे नेक्स्ट ए बी ए क्रिएट करके अपने नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। रिकर्सिव मीन्स अ ग्रामर विच इज कॉलिंग इटसेल्फ। एक ग्रामर के कुछ रूल्स हैं और वो अपने आप को बार बार कॉल करके उन रूल्स को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं कि ग्रामर है जो हमारे पास वो बताती है कि सपोज इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें कि जो मेरे पास जनरली सेंटेंस क्रिएट होगा,
सेंटेंस हमेशा डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, वन इज द नाउन फ्रेज एंड द नेक्स्ट वन इज योर प्रेडिकेट। ठीक है। फर्दर जो नाउन फ्रेज है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, one is that article and the second one is noun, and your predicate can be divided into a verb form. So at the end, I can see that article, noun, and verb, whatever are going to be its values, these are going to be my leaf nodes. Now, how can we see that? We have to see just article, noun, and verb. So we have divided that in my repository, in my library, I have two articles, a and the, two nouns, boy and dog, and two verbs, runs and sleep. This is the only repository that I have that is existing in my grammar, in my languages. अब मेरे जो भी लैंग्वेज मैंने बनाया है उसमें सिर्फ यही वाले आर्टिकल्स, यही नाउन्स और यही वर्ब्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और ये मेरे पास रूल्स हैं एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे और नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे लाइक दिस। हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ करनी है कि मेरे पास पहले नाउन फ्रेज आएगा, प्रेडिकेट आएगा, मैंने प्रेडिकेट को ट्रांजिशन फॉलो करते हुए वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, एंड नेक्स्ट नाउन फ्रेज जो है उसे आर्टिकल और नाउन में कन्वर्ट कर दिया। फर्दर आर्टिकल की वैल्यू जो है मेरे पास ऑप्शन थी दैट ईदर इट कैन बी द, ऑन और ए, आप कोई भी ले सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पे द लिया और उसके बाद नाउन इज टेकन टू बी बॉय और वर्ब इज टेकन एज स्लीप्स। अब ये करने के बाद मेरे पास एक सेंटेंस क्रिएट हो गया, द बॉय स्लीप्स। अब इसी चीज को अगर एक और एग्जांपल देखा जाए, वहां पे हमने आर्टिकल, नाउन और वर्ब जो है वो चेंज किया उसी मेथड से और हमारे पास आ गया अ डॉग रन्स। तो अब हमें ये देखना है कि यूजिंग ओनली दीज सेट ऑफ प्रीपोजिटरी हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। सो वी हैव सीन कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हमारे पास पॉसिबल है। ओके तो वाइल कंक्लूडिंग दिस हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमने ये ट्रांजिशन स्टेजेस लिखे थे इनको हम बोलते हैं कि दीज आर द वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। नाउन कैन बी बॉय और अ नाउन कैन बी डॉग ऑल्सो। दीज आर द वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स, और जो चीज़ हमारे पास फिक्स्ड है कि इसके बाद आगे कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी, दीज आर द लीफ नोड्स, दोज आर नोन एज टर्मिनल सिंबल्स। और जो भी हमारा ये ट्रांजिशन का रूल है दैट इज नोन एज प्रोडक्शन रूल। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके गुड, चलिए ठीक है। फॉर द एक्सरसाइज, ठीक है, हमें यहाँ पे एट द एंड पता है कि आर्टिकल, देन नाउन एंड देन वर्ब, ये ऑर्डर होना चाहिए और मेरे पास ये रेपोजिटरी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इनसे कौन कौन से सेंटेंसेस बन सकते हैं। वैसे मैंने आपको दिखा दिए हैं लेकिन आप यहाँ से खुद जनरेट कर लीजिए। एनी एग्जाम्पल?
Yes, right. We have the answers, and these are correct. ओके, मूविंग ऑन। सो हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो क्रिएट हो गई कि फर्स्टली वी हैव अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स से कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स, वर्ड्स या सेंटेंसेस जो हैं वो क्रिएट होंगे। फर्दर, सेट ऑफ दोज strings can create a star set, that is par set of star, जिसमें कि सारे के सारे अल्फाबेट्स पॉसिबल हैं, एंड एनी सबसेट ऑफ दैट वी स्टार कैन क्रिएट आर लैंग्वेज। यस, वेरी गुड। ठीक है, सारे आंसर्स करेक्ट हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, ये हमने जो पढ़ा था दैट इज इन इन द टर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने देखा कि सिंटैक्टिकल रूल्स क्या होंगे, और फर्दर हमारे पास क्या है, ग्रामर कैसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग ऑटोमेटा की टर्म में देखेंगे कि अगर मेरे पास कुछ सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज जो है वो कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, चांदनी आप अपना माइक्रोफोन जो म्यूट पे लगा लीजिए। यस, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे नाउ व्हाट इज लैंग्वेज in generalized term, that it is a set of all the strings of terminal symbols derived from the alphabet। जो भी अल्फाबेट से हमारे पास टर्मिनल सिंबल से जितनी भी स्ट्रिंग्स क्रिएट होंगी, इट कैन बी दैट सेट और इट सबसेट। ठीक है, एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग बोलें the set of all strings over an alphabet set sigma that contains the substring फूल, जिसके अंदर एक सबस्ट्रिंग फूल आता हो हमारे पास। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बता सकते हो, हमें इस टर्म में लिखना है। आप कमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि आपको एक सेट बनाना है, उस सेट में सेट ऑफ लैंग्वेजेस होनी चाहिए। ठीक है, वी विल डू विद दिस वन, कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स that are divisible by, let's say, 2। So what will be the set of those strings which are divisible by 2? अब मुझे एक सेट बनाना है, उसमें वही नंबर्स आने चाहिए जो भी 2 के साथ डिविजिबल हैं। Yes, any answers? Yes, 2, 4, 6, 8, 10। अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ which are divisible by 2 and 10, then G, divisible by 2 are actually all the even numbers, okay, which are divisible by 2 and 10 only, 10, 20, 30। जी करेक्ट है। ठीक है, ये तो हो गया नंबर्स के साथ। अब आप लोग अज्यूम करो कि मेरे पास यहाँ पे है कि मेरा सेट है, alphabet set is this A and B, and I have to create a language which should accept the symbols which starts with A only। अब मुझे इसके कॉम्बिनेशन के थ्रू हमारे पास, अब यहाँ पे क्या होता है लैंग्वेज में, कोई भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है कि आपके पास कितनी लेंथ होगी वो लिमिटेशन नहीं होती।
all length of all strings are possible here. ठीक है, तो अब इसके साथ मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस बनेंगे कि ए के साथ स्टार्ट होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है पॉसिबल हैं. अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है. अब देखिए इस चीज को हमें डिवाइड कैसे करना है कि फर्स्ट, कि अगर यहाँ पे बोला है विच स्टार्ट्स विद ए तो होना ही चाहिए, तो जो हमारा एप्सिलॉन था रेज टू द पावर जीरो, वो तो यहाँ पे हो जाता है कैंसिल, राइट. वो हमारे पास कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर हम वन लेंथ की स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करें, तो दैट कैन बी ए. अगर सिर्फ एक लेंथ है मेरे पास स्ट्रिंग का, तो ए आ सकता है. तो सभी लोग अपनी लिस्ट में ए भी ऐड कर लीजिए. ठीक है, बाकी जो आपके आंसर्स अभी आए हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन ए भी आएगा इसमें. फिर उसके बाद हमें कंसिडर करना है टू. जब हम टू कंसिडर करते हैं तो हमारे पास अब चॉइसेस क्या हैं. सबसे पहले ए बी ए एंड बी. दीज आर द चॉइसेस, लेकिन इट शुड स्टार्ट विद ए ओनली. So that means we have to discard these choices. और जैसे आपने बताया, this is possible. A and AB are possible. Further, अगर मेरे पास थ्री का स्ट्रिंग हो, तो फिर क्या आ सकता है. हाँ जी, अब थ्री के लिए बता दीजिए. ट्रिपल ए बी बी, यस करेक्ट, सही है. तो इतने नंबर हमें क्या है, हम लोग जब भी एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं तो हम लोग 0 1 2 3 यहाँ तक के अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग अपनी मशीन डिजाइन करेंगे जो कि इन सारी इनपुट्स को एक्सेप्ट कर रही हो. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रैंडम स्ट्रिंग लेके देखेंगे कि मेरे पास ए आया, बी ए डबल बी ए. मैंने ऐसे कोई भी रैंडम एक स्ट्रिंग लिया और उसे अपनी मशीन के थ्रू पास करके देखेंगे कि क्या ये इसको भी एक्सेप्ट कर रहा है. तो ये एक हमारा फॉर्मल वे चलेगा हमारे ऑटोमेटा को डिजाइन करने के लिए. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटे नंबर से, उसके थ्रू हमारा मशीन डिजाइन होगा. डिजाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा एग्जाम्पल लेंगे और उसे अपने मशीन के थ्रू पास करके देंगे. पास करने का तरीका वही है जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था, कि अगर आपके पास दो स्विचेस हैं, दो तरीके हैं वहां पे, वन और टू, दो स्विचेस के लिए, तो हमने वैसे ही ए बी करके उसे पास करना है. वैसी मशीन डिजाइन होगी. और पास करने के बाद हमें देखना है कि क्या हम लोग अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंच रहे हैं या नहीं. ओके, हमारे पास आंसर्स आ गए हैं. ठीक है, ये सारे सही है. तो अभी आपको मैं कुछ कोई भी एग्जांपल दूं तो आप लोग उसे क्रिएट कर सकते हो. अब अगर मैं कह दूं फॉर द सिमिलर सेट ए बी, वी हैव टू क्रिएट some strings which starts with A and ends with AB. स्टार्टिंग में ए होना चाहिए और एंड में ए बी ही होना चाहिए. जो मिडल में हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं. ए बी, ये सबसे बेसिक यूनिट होगा इसका. इससे छोटा और कोई इस लैंग्वेज के लिए वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं होगी जी. और अच्छा, थ्री छोड़ दो. अब लेंथ ऑफ थ्री छोड़ दीजिए, लेंथ ऑफ 4 5 6 और एनी नंबर वहां तक आ जाइए. Yes, Pritesh, A B is correct. Triple A B is correct. Okay. Yes, हमारे पास जितने भी आंसर्स हैं ऑल आर करेक्ट. अनमोल, ए बी आई बी तो हो ही नहीं सकता, आई तो है नहीं यहाँ पे.
ओके, करेक्ट। ठीक है, अब एक और तरह की एग्जाम्पल आती है हमारे पास, दैट एनी लैंग्वेज इन विच द स्ट्रिंग्स should have at least two A's। at least का मतलब होता है मिनिमम टू, और उससे ज्यादा कितने भी, मिनिमम टू एंड मैनी मोर। करेक्ट। अब हमारे पास कुछ भी यहाँ पे स्टार्ट किस चीज से करना है, एंड किस चीज से करना है, वो हमारे पास डिफाइंड नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि उसमें एटलीस्ट टू एज आने ही चाहिए। ठीक है, अब अगर इस चीज में मैं ये चीज लिख दूं, अच्छा अब आपको मेरे आंसर्स बताने हैं, दैट इज दिस करेक्ट, इट शुड हैव एटलीस्ट टू एज, सो आई हैव रिटन बी ए बी, इज दिस करेक्ट? नो। ए बी ए बी, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे एटलीस्ट टू एज आ रहे हैं। अब अगर मैंने अपने प्रोग्राम, अब इसके लिए दिस इज नो एंड दिस इज यस। अब मैंने अपना प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, एटलीस्ट टू कंसेक्यूटिव एज। कंसेक्यूटिव का मतलब दो एज आने चाहिए, लेकिन दोनों एज जो है वो एक साथ आने चाहिए। तो इस केस में फर्स्ट वन इज ऑलरेडी नो, दोनों ए है ही नहीं, और सेकंड वन इज अगेन नो, बिकॉज हमारे पास टू एज हैं लेकिन वो कंसेक्यूटिव नहीं है। और वहीं अगर हम लोग लिखें दिस, यस इट कैन बी यस। हाँ जी। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं वैसी जो अभी हमने देखा। द लैंग्वेज, ओके, इसे एग्जांपल्स में ही कर लेते हैं, आप ही लोग बताओगे। सो फर्स्ट वन था, हाँ जी विकास, बी ट्रिपल ए बी, जी टू कंसेक्यूटिव एज में ये हो सकता है, दिस इज करेक्ट विकास। ओके, हमारे पास अब बोला गया कि हमारे पास ए बी एंड सी, दिस इज द सेट ऑफ अल्फाबेट। इनमें से आपको सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट करनी है, और वो स्ट्रिंग्स वैसी होनी चाहिए, उनका लैंग्वेज वैसा होना चाहिए दैट इट शुड नॉट स्टार्ट विद ए। आंसर्स क्या होंगे बता दीजिए। स्टार्ट विद ए। अच्छा, अभी एक मिनट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अभी आप लोग क्या करो, अभी हमें पता चल गया है कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करनी है। अब कोशिश करो, 2-3 मिनट ले लीजिए कि आपको इस फॉर्म में लिखना है, और लिखना भी ऐसे है कि सबसे पहले रेज टू द पावर जीरो काउंट करना है, देन वन, देन टू, अप टिल टू आपको कंसिडर करना है, चलिए थ्री, अप टिल थ्री कंसिडर करना है, और कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। 2-3 मिनट ले लो, लेकिन सारे के सारे लिखने हैं। ठीक है, दिस इज सिग्मा रेज टू द पावर जीरो, सिग्मा रेज टू द पावर वन, टू, थ्री, and the condition is that for this alphabet set A B C it should not start with A। सारे पॉसिबल नंबर्स आने चाहिए फ्रॉम लेंथ 0 to 3।
Okay, let's see. यस करेक्ट, हमारे पास आंसर जो हैं वो सारे करेक्ट हैं, लेकिन ये जिन लोगों ने नंबर्स लिखे हैं वो हमें बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ दैट लेंथ क्या होंगी। एम आई करेक्ट? विकास एंड भजनदीप, आप नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ दैट लेंथ बता रहे हो। ओके एनीवेज, ठीक है, जो आंसर्स बाकी आए हैं वो करेक्ट हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी चीज के लिए आई एम सेइंग दैट इट शुड नॉट स्टार्ट विद ए, और हम लोग सिग्मा रेज टू द पावर जीरो जो है उसे कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? इज इट पॉसिबल और नॉट? एप्सिलॉन जो है इस लैंग्वेज में पॉसिबल है या नहीं? यस, योर आंसर्स प्लीज। हम सभी ने स्टार्ट किया है बी कॉमा सी, एप्सिलॉन पॉसिबल है या नहीं? यस हैदर, वेरी करेक्ट। हाँ जी, एनीवन? एप्सिलॉन इज एम्प्टी स्ट्रिंग, वेरी करेक्ट। अब एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो मेरे लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन क्या वो मेरी इस कंडीशन का पार्ट है? इसने बोला कि इट शुड नॉट स्टार्ट विद ए। क्या हमारा एप्सिलॉन ए से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रिंग, राइट? तो अपने अपने जो आंसर्स हैं वहां पे जीरो में भी वन स्ट्रिंग इज पॉसिबल विच इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है वो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है और वो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इट इज अ पार्ट। अगर यहाँ पे होता इट शुड स्टार्ट विद ए, तब हम एप्सिलॉन कंसिडर नहीं कर सकते थे। ठीक है जी, तो एप्सिलॉन को भी ध्यान में रखना, इसलिए बोला है कि आपको हमेशा सिग्मा रेज़ टू द पावर जीरो से स्टार्ट करो। जीरो, वन, टू, थ्री, ये सारे कंसिडर करोगे तो मशीन जब हम डेवलप करेंगे ऑटोमेटा, तो कभी भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो अच्छा ही बनेगा। ठीक है। ओके, अब अगर मैं लिखूं ए बी सी इज देयर एंड इट शुड हैव इवन नंबर ऑफ बीज। हाँ जी, अपने आंसर्स बता दीजिए। किसी को भी क्लास में कोई भी डाउट आ रहा है आप लोग बता दीजिएगा। अगर क्लास में बताना है तो क्लास में बता दीजिएगा, बाद में बता दीजिएगा, लेकिन प्लीज लेट मी नो कि क्या कंफ्यूजन है ताकि हम उस पर काम कर सकें। No, it should not start with A, it should start with any of the number, but it should have even number of B's. हाँ जी, मुझे वही चाहिए वैसे ही, इस फॉर्म में सारी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए उसमें।
अब क्योंकि हमारे पास इवन नंबर ऑफ बीज आ गया तो सिंगल लेंथ वाला या फिर जीरो लेंथ वाला तो कोई भी ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, हमें डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करना होगा। यस, वेरी करेक्ट। ओके, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। चलिए, तो आपको अभी लैंग्वेजेस क्लियर हैं। कल हम लैंग्वेजेस पे ही थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाएंगे। और हमें कोशिश करना है कि आज हमारे पास रैंडम आंसर्स आ रहे हैं थोड़े बहुत, कल हमें प्रॉपर स्ट्रिंग्स बनानी है जिसमें सारे के सारे आंसर्स हों। ठीक है, तो एक दिन और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है जी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।